हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली कि ये सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर ही रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक ही जगह पे बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब हम नहीं दे सके वो प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर या हमारे केयर गिवर को कॉल करके अपने सवाल भेज दें। मैं ग्रुप भी ओपन करूंगी 4 से 5 बजे के बीच में। उस वक्त में भी आप अपने सवाल उस ग्रुप में डाल सकते हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले विवेक मखीजा जी जुड़ेंगे। ये एक कैंसर सर्वाइवर है और हम सबके लिए एक मिसाल। वेलकम विवेक जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हमारे साथ डॉक्टर शांभवी मैम जुड़ेंगी। मैम एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और एबीटी एक्सपर्ट। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज के हमारे फैकल्टी के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, सुकून क्या होता है सिखलाते हैं ये, मुश्किल भरे रास्तों पर साथ निभाते हैं ये। थैंक यू। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं, मजे में हैं और आप लोगों ने लाइफ में ये डिसाइड कर लिया है कि अब हमें खुद से दोस्ती निभानी है। नहीं तो अक्सर हम लोग अपने आप से दुश्मनी सी निभाते रहते हैं ना। खाना खाते हैं वो भी ऐसे खाते हैं जैसे किसी दुश्मन के अंदर डाल रहे हो। सांस लेते हैं तो वो भी ऐसे ही लेते हैं जैसे किसी दुश्मन के लिए ले रहे हो। मतलब जाए ना वो पूरी की पूरी अंदर। We just ensure that। और जब सोचते हैं, दूसरे लोगों से डील करते हैं, अपनी परिस्थितियों से डील करते हैं, तो भी अपने आप से दोस्ती निभाते हुए नहीं करते, अपने आप से दुश्मनी निभाते हुए करते हैं। सोचते तो ये रहते हैं कि हम दूसरे के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, दूसरे के ऊपर परेशान हो रहे हैं, दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, दूसरे की वजह से हमारी लाइफ में एंजाइटी है। सोचते तो हम ये रहते हैं और ये ध्यान नहीं रहता उसमें कि नुकसान लगातार हमारा होता रहता है। तो अगर दिमाग में ये चीज रहे कि आज से हम अपने से दोस्ती निभाएंगे, हम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे और वो ही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा है। All right, so हमारे साथ विवेक इज देयर गौसिया। हाँ जी मैम। विवेक प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो। सॉरी मैम, मेरे को एक कॉल था इसीलिए। यस विवेक। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम। कहाँ रहते हो विवेक? मैम पाटन, गुजरात। गुजरात में रहते हो? ओके। यस। तो अपने बारे में कुछ बताओ विवेक, क्या करते हो, कैसी लाइफ चल रही है? हाँ मैम, बताता हूँ। मैम मेरा नाम माखीजा विवेक मनार भाई है। मैं पाटन में रहता हूँ। अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मतलब मेरी स्टडी स्टार्ट चल रही है। और बताइए मैम, मैं अपनी स्टोरी बताऊँ? बताओ ना प्लीज, हम लोग सब वेट हाँ। कर रहे हैं सुनने के लिए। हाँ मैम, मुझे 2018 में फरवरी मंथ में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मतलब मेरे को
पूरे 1 महीने से मतलब वीकनेस और ऐसे चल रही थी। तो पापा ने मेरी थोड़ी जांच करवाई इधर लोकल हॉस्पिटल में, तो कुछ पता नहीं चला। फिर हमने ज्यादा रिपोर्ट करवाने के लिए हम अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में जब हमने बड़ी रिपोर्ट करवाई तब पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है, और वो जो बोन मेरो का रिपोर्ट हुआ उससे पता चला। अभी मेरे को ऐसा मतलब लगा कि यार ये सब क्या हो गया। और आप मैम जानते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसे होती है, वो मैं तो एंजॉय कर रहा था और बीच में ऐसे ही ब्रेक लग गई। सो जब मैंने उधर ट्रीटमेंट शुरू हुई तब पहले ऐसा होता था कि यार ये सब क्या है, पूरा दिन एक ही बेड पे पड़े रहो, वो निडल्स लगी हुई है, और पूरा दिन ये एक बोतल खत्म हुई तो दूसरी खत्म हुई तीसरी, इसमें चला जाता था। और पापा और मम्मी पूरा दिन इस दवाई के काउंटर से उस दवाई के काउंटर तक इधर उधर पूरा दिन भागने में ही पूरा दिन चला जाता था। और कोई भी मिलने नहीं आ सकता, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए मिलने आ सकते थे रिलेटिव। पर मेरे को इतना फायदा था कि मेरे मामा लोग वहीं पे थे, तो वो पूरा दिन वो मिलने आते थे तो अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, जैसे मेरा कीमोथेरापी पति खत्म हुई, फिर रेडिएशन आया, तभी मुझे मैम कृष्णा मैम मिली। हमने अहमदाबाद ब्रांच में है ना जो मैम, कृष्णा मैम ने मुझे और मेरी सिस्टर है उसको दोनों को समझाया कि कैसे ये प्रॉब्लम, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इससे बड़े बड़े केस आते हैं, आपके बच्चे को तो कुछ भी नहीं है ऐसे करके। फिर उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा एनजीओ चलाते हैं, आप आइए और हम आपको दिखाएंगे कुछ, और आप देखना आपको बहुत मजा आएगा। तो मैंने भी बोला चलो ना, अभी फ्री हुए पूरा दिन तो होके आते हैं। फिर मैं जब फर्स्ट डे गया तब हमने योगा सेशन अटेंड किया था और आर्ट थेरापी थी। पर मैंने जो 1 घंटा वहां स्पेंड किया ना, मेरा मतलब पूरा दिन की थकान वहां 5 मिनट में गायब कर दी उन सर ने। इतना मजा आया, उन्होंने जो हमने प्राणायाम कराया, योगा कराया, और आर्ट थेरापी मैडम ने जो हमें डांस कराया, मैम मैं हंस के थक गया, इतना उन्होंने हंसाया हमें। फिर हमने दूसरे दिन एक्यूपेंचर थेरापी होती है जो अतुल सर देते हैं, वो अटेंड की। साइकोथेरापी, फिर पूनम मैडम थी हमारे साथ, उन्होंने डाइट चार्ट लिया। उनके मतलब वो बोले ना संजीवनी की जो पूरा टीम थी, उन्होंने मुझे ऐसे सपोर्ट किया जैसे कि मैं उनके साथ एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे मम्मी नहीं केयर करती ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह, कि आपको ये करना है, ये करना है, मुझे अगर तुम्हें ये खाना है, कुछ भी तकलीफ हो मुझे फोन करना। मेरे को 1-2 बार जब मैं मिला उनसे, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे भूख कम लगती थी, तो मैंने मैडम से बताया, तो उन्होंने मुझे ऐसा डाइट प्लान समझाया, और मुझे ऐसी सी रीच समझी जैसे कि वो आप नींबू और अदरक का शॉर्ट्स बोलते हो, वो शॉर्ट्स उन्होंने मुझे बताया। तो उससे मेरे एसिडिटी कम होने लगी, भूख भी लगने लगी। और मुझे मैम ने बताया था कि थोड़ा वेट इंक्रीज होगा, चिंता मत करना। पर मुझे क्या, जो मेरा मसल लॉस हो गया था ना, वो भी ठीक हो गया। आप देख सकते हो, देखो मेरा कितना वेट बढ़ गया है अभी। और अरे मुझे वाह, लगभग मैम मेरा 10 से 15 केजीज वेट मैंने गेन किया है संजीवनी की मदद से। और इसी वजह से मेरे को नहीं हाथ पैर दुखते हैं, नहीं कुछ नहीं होता अभी। और जब ये लॉकडाउन हुआ तभी ये जो सेशन स्टार्ट हुए, तो मैम आपने बोला था कि जब आप फिर से डॉक्टर से मिलना है तो रिपोर्ट कराना, और डॉक्टर भी चौंक जाएंगे। मैम वैसे ही हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन 8 से 9% के बीच में रहता था, 8 से 9। और जब अभी लॉकडाउन के बाद रिपोर्ट करवाया तो मैम मेरा हीमोग्लोबिन 11% निकला। सीरियसली, हाउ और लवली। और डॉक्टर भी चौंक गए कि यार ये सब कैसे कर दिया। मैंने बोला भी मेरे साथ एक संजीवनी है मेरे साथ, और मैं उन्होंने जो मुझे सिखाया है मैं उसे कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और मैं मेरे पापा को मम्मी को जब भी उनको कमर में दर्द, पाँव में दर्द होता है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि हमें ये सिखाते, आप भी ये ट्राई करें। और उन्हें भी खुद रिलैक्स होता है, वो खुद फील करते हैं कि नहीं यार, संजीवनी की ट्रिक्स तो सब अच्छी हैं यार, हमें फॉलो करनी चाहिए। और मैम जब ये संभवी मैडम का भी जो लेक्चर था मैंने अटेंड, मैं मेंटली थोड़ा मतलब क्या तभी डिस्टर्ब हो गया था जब मुझे ये पता चला। और ये संभवी मैम का जो है ना, क्योंकि ये लॉकडाउन में पूरा दिन घर पे बैठे रहो तो एक ही विचार आता है मगज में कि यार अभी क्या होगा, कैसे हम दवा खाने जाएंगे। और सुनते थे कि अभी यहाँ केस बढ़ गए, अहमदाबाद में तो बहुत केस आ गए, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था।
तो संभवी मैम से मैंने जब वो सेशन अटेंड किए, तब उन्होंने समझाया कि हमें कैसे एंजॉय करना है। फिर उन्होंने जैसे समझाया कि जिसमें इंटरेस्ट हो, मतलब बुक रीड करो, डांसिंग करो, और जो अंजलि और आरती मैडम के म्यूजिक थेरापी थी वो मैंने ली, वो मेरे बहुत अच्छी फायदाकारक हुई। इससे ओके, देख और मुझे बहुत फायदा हुआ इससे। वेरी नाइस विवेक। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारा हेमोग्लोबिन इतना बढ़ गया है। आई होप अभी बढ़ता रहे, उसको कम से कम 14% तक ले जाना है हमें। हाँ मैम, श्योर है मैम। ना? यस यस। मैम। एक जो बीटरूट का जूस आई एम श्योर तुम पी रहे हो, यस और मैम, एक यस मैम। क्रैनबेरी आती है, क्रैनबेरी, जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जिन दुकानों पे मिलते हैं उन यस पे मैम। क्रैनबेरी मिलती है। तो सूखा हुआ वो फ्रूट होता है, उसका यस मैम। रोज एक चम्मच खाओगे तो उससे भी हेमोग्लोबिन बढ़ने में सहायता मिलती है। यस मैम। सो थैंक यू सो मच विवेक, तुमने तो यार आज दिन बहुत सुंदर कर दिया। हाँ मैम, आपने मेरी जिंदगी खूबसूरत कर दी है, तो मैं आपका दिन खूबसूरत तो कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो क्या करने का इरादा है विवेक लाइफ में? लाइफ में अभी मैम स्टडीज चल रही है, स्टडीज खत्म होते ही मेरे को तो बैंक में जॉब करने की इच्छा है, मतलब मैनेजर बनना है बैंक का। वेरी Yes. नाइस। आई एम श्योर कि तुम बैंक में मैनेजर बनोगे और बहुत वहां पे राइज करोगे अपने करियर में। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच विवेक, थैंक यू थैंक मैम। यू। यस। एंड आई होप कि विवेक की बात सुन के आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उसको फॉलो करने से आप लोगों का कितना फायदा हो सकता है। हम तो जो कर सकते हैं हम तो कर ही रहे हैं, और हम लगातार कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको फायदा तभी होगा जब आप बातों को सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलते रहती हूँ, टीवी का शो नहीं है जिसको देखने से कोई फायदा हो जाएगा। ये कोई इंजेक्शन भी नहीं है जो आपको आके कोई जबरदस्ती लगा देगा। आपको काम खुद पे खुद से ही करना है। और अगर विवेक जैसा छोटा बच्चा अपने ऊपर काम करके इतनी समझ के साथ ऐसे बात कर सकता है, Vivek, I'm so totally impressed with you that you followed it to the T. I'm so impressed with you. So happy to थैंक यू have मैम, met थैंक you. यू। Thank you so और much. मैम, हाँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो लोग भी मेरी तरह से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको बोलो कि थोड़ा डर तो लगेगा, मतलब डर से डरना नहीं है। और हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि यार क्या चल रहा है, रोना भी आएगा तो रो लेना थोड़ा थोड़ा, लेकिन अंदर मत दबाना उसको। अगर उसको अंदर दबाओगे तो फिर ज्यादा परेशान हो जाएगी। और जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो डॉक्टर स्टाफ होता है, उन्हें अपने परिवार की तरह समझो, तो वो भी आपके साथ हंसकर बात करेंगे। और हाँ, किसी को सुई से डर लगता है, मेरे को तो लगता था, फिर मैंने क्या किया पता है, सुई को अपना फ्रेंड बना लिया, तो वो मुझे रोज मिलने आती थी। तो मैं ऐसे बोलता था ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वेरी इसलिए नाइस। हाँ, थोड़ा डर लगेगा लेकिन हो जाएगा। थोड़ा डर लगेगा लेकिन हो जाएगा। आपने हाँ। विवेक की बात सुनी ना अच्छे से, थोड़ा सा डर लगेगा लेकिन हो जाएगा। वेरी नाइस विवेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। शांभवी, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, शांभवी, कितनी सुंदर बातें की विवेक ने, मजा आ गया ना सुबह में सुन के। फैंटास्टिक। आई मीन, और द गुड पार्ट इज कि एट दिस एज, जब हम कहते हैं ना कि मैच्योरिटी के साथ विजडम आता है, लुक एट द एज, एट दिस एज इफ दिस चाइल्ड कैन स्पीक ऑफ देयर इज सो मच ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, द अवेयरनेस। और मुझे बहुत अच्छा लगा द फैक्ट दैट वो बच्चा कर रहा है इन चीजों को। एंड हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो जो हम चीजें बोलते हैं वो सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ वैसे नहीं है सुन के बहुत मजा आ रहा है, इसको करोगे, उसको अनुभव करिए, वो अनुभव इतना सुंदर है, मच मोर देन बस हमारी बातें सुन के अगर अच्छा लगता है, इससे ज्यादा आप उसको महसूस करोगे अपने
शरीर में, अपने जीवन में, once you start experiencing it, it is बहुत ही अलग लेवल का, एक अलग डिवाइन लेवल पे आपको वो ले जाएगा। और मैं एक स्टेप एक और आगे जाके कहूंगी, जैसे कि विवेक ने हमारे साथ शेयर किया कि जब आप जाते भी हो ट्रीटमेंट के लिए, डर लगता है, तो मुझे लगता है डर किस बात का हमें नहीं लगता है। जीवन में हमें सब चीजों का डर लगता है जिसको हमने पहले अनुभव नहीं किया है। तो डर तो आना ही है, दैट इज ओके। बट आप जिस आउटलुक जो आप लेके जाते हो, जो नजरिया आप कैरी करोगे ना अपना, वो बहुत मायने रखेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको अपना एक फैमिली मेंबर समझ के आप जाओगे, तो आपका एक अलग ही वो ट्रीटमेंट आप रिसीव भी बहुत अलग तरीके से करोगे। पेन और सब कुछ वो मुझे लगता है आप ट्रीटमेंट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, जीवन में पेन इज इनएविटेबल, आना है जाना है, बट इट इज अ फेज, इट विल कम एंड इट विल गो। बट उस फेज को भी एंजॉय करिए, क्योंकि वो हर एक चीज ना, हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स आपको बहुत चीजें और लाइफ के लेसन देके जाएंगे। और वो मुझे बहुत मजा आया आज विवेक की बात है ना? या एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, गुड, यस एब्सोल्युटली। चलिए उस नोट पे सेशन शुरू करें आज का हम। यस यस प्लीज। यस, तो विवेक की उसी बात को मैं और थोड़ा सा आगे आज लेके जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बात की है हमारा आउटलुक, यानी कि जब हम आउटलुक की बात कर रहे हैं, देखने का नजरिया की बात कर रहे हैं, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हमारे विचारों की। हम किस प्रकार से सोचते हैं उस सिचुएशन में, उन लोगों को हम किस नजरिए से देखते हैं, उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो जब हम बात करते हैं कि विचारों की और हमारे बिहेवियर को उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है, एक तो है कि ये बात तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि मेंटल हेल्थ आपका जितना आपका शारीरिक जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इस चीज को जैसे ना एक कहते हैं ना, हम एक लकीर बना लीजिए, लिख लीजिए चाहे तो अपने घर में कहीं पे, कि जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, बस उसी तरीके से अपने आप को पूछो, आज मैंने अपने मन को साफ किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो जो जो चीजें हम बोल रहे हैं यहाँ पे करने के लिए, अपने मन को साफ करने के लिए, उसको करना बेहद जरूरी है। तो जब हम बोलते हैं कि मन को साफ करना है, यानी कि हमें विचारों पे काम करना है, क्योंकि विचार जब आते हैं तो उससे जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? इमोशंस। अब जो इमोशंस होते हैं, हम इनको दो तरीके से देखते हैं। कुछ इमोशंस होते हैं जो कि लंबे समय तक चले तो फिर भी हमें अच्छा फीलिंग आता है उससे, जैसे कि खुशी हो रही है, कुछ हमने अचीव कर लिया, तो ये सारे जो फीलिंग्स है ना, ये हमें बहुत खुश, हमें अच्छा लगता है। बट जो अलग है, दूसरे थोड़े से है इमोशंस, जिसे हम कहते हैं कि वो इमोशन उस वक्त आना जरूरी है। यानी कि अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है उस वक्त, या समझ लीजिए मैंने सामने शेर देख लिया तो मुझे फियर आना नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे इमोशंस का अपना अपना महत्व है, बट उसको वो सिचुएशन खत्म होने के बाद उस इमोशन का कम हो जाना भी उतना ही जरूरी है, जो कि अक्सर होता नहीं है। तो वो सिचुएशन तो खत्म हो जाती है, वो पल तो बीत जाता है, बट हम वो जो फीलिंग्स है उसको आगे आगे लेकर चलते रहते हैं, और जितने बार हम सोचते हैं, हम दोबारा दोबारा वो सेम इमोशन को अनुभव करते हैं, एज इफ मेरे साथ ये अभी हो रहा है। और तब जाके आती है प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप उसको विचार करोगे, आप उसको फील करोगे, आपका पूरा शरीर उसको रिएक्ट करेगा। तो इन अ वे आपको वो जो डिस्कम्फर्ट जो हम कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो हम बार बार उसी चीज में रहते रहेंगे। और अगर हम उसी में रहेंगे तो क्या हमारा जीवन सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। ऐसा जीवन किसको चाहिए कि एकदम अपने ही उसमें पुराने ख्यालों में, जो कि हमें बिल्कुल मजा नहीं दे रहा, हम उसी में अटके हुए हैं, उसमें मजा बिल्कुल नहीं आता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं इमोशनल हाइजीन की, या मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे मन को साफ करना है, यानी कि हमें हमारे विचारों पे और हमारे इमोशंस पे, यानी कि भावनाओं पर काम करना है, तो एक ऐसा इमोशन है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है अक्सर लोगों को, जिसे हम कहते हैं एंगर।
तो ये क्योंकि ये मेरे पास बहुत आता है इश्यू लोगों से कि बाकी तो सब ठीक है, बस गुस्से का कुछ कर दो ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, बस ये गुस्से से ही सब प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर अपना नहीं हो तो किसी और का बोलते हैं, मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है, मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता है, बाकी तो बंदी बहुत अच्छी है पर गुस्से का कुछ करो। तो ये एक नॉर्मल थीम मैंने देखी है ओवर द इयर्स, मैंने जितने लोगों से या जितने क्लाइंट से बात करी है। तो एंगर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसका इम्पैक्ट ना कि उस इंसान के जीवन पर पड़ता है, बट उनके जो आजू बाजू में भी जो लोग हैं ना, उनका फैमिली मेंबर्स, उनके है फैमिली मेंबर्स है या उनके ऑफिस में कॉलीग्स है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उन सबके ऊपर इस इमोशन का फर्क पड़ता है। और आप अगर इसको और प्रिसाइजली देखोगे तो हमें पता चलता है, बारीकियों से देखोगे तो हमें पता चलता है कि एंगर जो एक इमोशन है ना, ये एक रिपेलेंट की तरह काम करता है। रिपेलेंट यानी कि हमारे पास होता है ना मच्छर वाला रिपेलेंट, घर पर हम लगाते हैं, ऑन कर दो उसको तो सारा मच्छर भाग जाता है। एंगर बस उस रिपेलेंट की तरह है, ये हमसे लोगों को दूर करता है। और इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। समझिए कि आप एक कमरे में एंटर करते हो। अब जैसे ही इस कमरे में एंटर करते हो, एक कोने में आपको दिखता है एक आदमी रो रहा है, थोड़ा सा उदास होके बैठा है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम जाके उनसे बात करें, कि अगर रो रहा है तो उनको थोड़ा पूछ भी लेते, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, पानी पियोगे क्या, अगर रुमाल हो या टिश्यू पेपर हो तो दे देते आंसू पोंछने के लिए। तो हम ये करते हैं अक्सर, अगर हमें कोई लगे, कोई उदास लग रहा है हमें तो। अब दूसरा एक उदाहरण लीजिए कि हम अंदर चले गए रूम में और आप देखते हो कि यही आदमी, या समझिए कोई और आदमी है अभी, जिससे बहुत गुस्सा आया है, गुस्सा इतना आया है कि चीजें यहाँ वहां फेंकी जा रही है, चिल्ला रहा है जोर जोर से, पूरा लाल हो रखा है। तो इसको बहुत गुस्सा आया हुआ है, हमें पता चलता है। तो हम क्या करते हैं, क्या हम उसके और करीब जाते हैं बात करने के लिए? हम अक्सर नहीं करते। फिर वो हमारा कोई बहुत ही ना क्लोज रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, हमारा पति हो, हमारा पत्नी, हमारी पत्नी हो, मम्मी पापा हो, बच्चा हो, हमारा क्लोज रिलेशनशिप भी अगर हो ना, तो भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं इनसे। क्यों? इनको भी गुस्सा आया है, देखते बाद में बात करेंगे। हो सके तो हम आजू बाजू में जो लोग है ना उनको पूछ लेते हैं क्या हुआ, इसको इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है, पर हम खुद से इनके पास हम नहीं जाते। और ये इसी से आपको पता चलेगा कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि ये दूसरों को हमसे दूर करता है। बट ये भी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गुस्सा जो हम कहते हैं ना, गुस्सा एक प्रकार का ना मास्क है। गुस्सा इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। गुस्सा अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। गुस्सा क्या है? एक मास्क है। जैसे आजकल हम सब मास्क पहन रहे हैं, क्यों पहनते हैं हम मास्क? ताकि हम ये कोरोना वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो जब हम कहते हैं कि हम बचाव करने के लिए मास्क पहनते हैं, तो ये जो एंगर है ये एग्जैक्टली यही काम करता है कि हमें बाकी जो चीजें हैं, हमारे जो इमोशंस है, उससे वो हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किस किस प्रकार के इमोशंस हो सकते हैं? हर्ट हो सकता है, जेलसी हो सकती है, लोनलीनेस हो सकता है, अकेलापन हो सकता है। तो ये जो कुछ इमोशंस है जो कि हमें हमें अफेक्ट करती है, हमें हम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देती है, इन इमोशंस को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई और आके हमें दोबारा परेशान न करे, उस इमोशन को जगा ना दे, तो हम ये मास्क पहनते हैं जो होता है एंगर वाला मास्क। मतलब जैसे ही हम एंगर वाला रूप दिखाएंगे, लोग हमसे रिपेल होंगे, रूप हमसे दूर दूर जाना शुरू करेंगे। तो एंगर एक अपने आप में ये एक इमोशन, जब हम कहते हैं, ये एक सिर्फ जो कहते हैं ना आइसबर्ग का टिप है। जो बर्फ रहता है ना पानी में, उसका एक टिप है, इतना सा पोर्शन है, पर इसके नीचे जो है वो पूरा पूल ऑफ इमोशंस है। काफी अलग 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 इमोशंस है जिनका जिन्हें हम एड्रेस नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे आज बुरा लग गया, पर ठीक है, मतलब कल सुबह मैं उठूंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। अक्सर मैं सुनती हूँ लोगों से, रात गई बात गई, मतलब ठीक है आज का रात खत्म हो जाएगा, फिर कल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसको बस डाल दो, नीचे डाल दो। बट जो एक्चुअली है वो चीजें वहीं पे रह जाती है, और वो आगे चल के जो स्वरूप लेता है वो है एंगर का। तो जब हम एंगर की बात करते हैं, एंगर इन इटसेल्फ इज नॉट द इश्यू। एंगर के नीचे जो काफी सारे इमोशंस है वो हमारे लिए एक दैट इज समथिंग हमें जिसको एड्रेस करने की जरूरत पड़ती है।
हम क्यों एंगर की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इमोशन ऐसा है जो ना कि आपको सिर्फ मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि हमें रेस्टलेसनेस होती है, अच्छा नहीं महसूस होता है, तो बस ये उसके लिए नहीं, पर ये हमारे फिजिकल बॉडी, महावीर सिंह कह रहे हैं वॉइस नहीं है, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या नहीं नहीं मैम आ रही है। आ रही है ना? थैंक यू। राइट, तो हम जब एंगर की बात करते हैं, या हम एंगर को क्यों आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो ना कि बस आपके इमोशनल हेल्थ पर, आपके मेंटल हेल्थ पर आपको अफेक्ट करता है, पर ये आपको फिजिकल लेवल पे, आपके शरीर को भी अफेक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एंगर को हम लंबे समय तक अपने आप में रखते रहे, तो एंगर जो है ये एक, इसको अगर हमें देखना हो, या समझो अगर आपने देखे भी हो, आपके मोबाइल में ही देख लो, एंगर का फेस देखो कैसा है, जो इमोटिकॉन भी है, जो इमोशंस दिखाते हैं, वो कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है ना? तो जैसे वो इमोशन लाल रंग का है, वो बस उसी तरह के शरीर में हमारे केमिकल्स तैयार करता है। यानी कि जब हम बहुत समय तक एंगर को रखते हैं अपने अंदर, उसको हम डील नहीं करते, तो आपके शरीर में भी वो अंदर उसी प्रकार का जो केमिकल रिएक्शन है वो क्रिएट करने वाला है। और ये अगर लंबा चलता रहे, तब जाके इश्यूज जो आते हैं वो है एसिडिटी, अल्सर्स हो जाना, अल्सर्स का ट्यूमर भी बन जाना। ये सारी जो चीजें हैं, इनका कहीं ना कहीं संबंध आता है एंगर से। तो जब हमें पता है कि एंगर एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत स्ट्रांग है, और उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे शरीर पर, हमारे मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है, तो हमारे पास जो दूसरा इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, तो जो पता है तो करे क्या इसके ऊपर, मतलब इसको हम कैसे डील करें? ओके, तो इसको डील करने के लिए सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, ये आप एक्सरसाइज तब कर सकते हो जब आपको इस क्षण में, इस मोमेंट में गुस्सा आया है। यानी कि समझ लीजिए मैं हूं और मेरे सामने कोई एक बंदी है, ठीक है? तो इस बंदी ने मुझे कुछ बोल दिया और मुझे बहुत गुस्सा आया, इसने मुझे कुछ अपनी पिछली बात बोल के मुझे जो गुस्सा दिलाया, तो मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आया। तो इस वक्त जब मुझे गुस्सा आया है, आपको जब गुस्सा आएगा ना, आपको इमीडिएटली पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पूरे शरीर में आप फील करना शुरू करते हो, आपको हाथों में पसीना थोड़ा आने लगता है, पसीना फेस पर भी आ सकता है, आपका हार्ट बीट थोड़ा फास्ट हो सकता है, पल्स बढ़ सकता है, आपको एट टाइम्स इवन पेट में कुछ एक अलग सेंसेशन होता है। तो ये सारा जो है, हम बोलते हैं कि एंगर जब हम आता है तो पूरा फिजिकल लेवल पे हम एंगर फील करते हैं। और जब हम एंगर को फील कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट मोमेंट, अगर आप अवेयर रहोगे कि मुझे गुस्सा आया है, तो उस क्षण में अपने आप को, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको टेप रिकॉर्डर की एक्सरसाइज बताई थी, वहां पे पॉज करिए और उस पॉज के साथ रिवर्स काउंटिंग शुरू करिए। रिवर्स काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती शुरू करिए। हमें उल्टी गिनती किस नंबरों से शुरू करनी है? 100 से लेके 0 तक, यानी कि 100 से लेके 0 तक। इसको आपको उल्टी गिनती करनी है, 100, 99, 98, 97, 96, इस प्रकार से आपको करनी है ये। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही आसान है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, ये कर लूंगी, ये तो बहुत ही ईजी है, तो इसको डिफिकल्ट बनाइए। इसको अगर 199 आसान लगता है, तो इसको 100, 98, 96, 94 ऐसे करिए, या 100, 97, 94 ऐसे करिए। ये क्यों हमने करना है? क्योंकि इजी करना हमारा उद्देश्य नहीं है इसको करने का। उद्देश्य हमारा ये है कि इसको जितना आप डिफिकल्ट करोगे, आपके ब्रेन को थोड़ा सा समय मिलता है रिलैक्स करने को। तो जो हमें जो गुस्सा जब आया है, जो हम इमोशनल और फिजिकल लेवल पे एकदम जो एक्साइट हो जाते हैं, वो थोड़ा सा शांत हो जाता है जब हम ये उल्टी गिनती करना शुरू करते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन। ऑल्सो जब हम ये करते हैं उल्टी गिनती, तो हमारा जो शरीर नॉर्मल पे आता है, उससे क्या होता है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, जिस प्रकार से हम बात करेंगे, जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वो भी थोड़े से बेटर होंगे एज कम्पेयर टू जब हम गुस्से में बात करते हैं। आप नोटिस करोगे, जब आप गुस्से में होते हो, आप अक्सर कुछ यहाँ वहां की बातें भी शुरू कर देते हो, यानी कि 10 साल पुरानी बात भी बोलना शुरू करोगे, ऑल्दो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है वहां पे बोलने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर हम ये क्यों बोलते हैं?
क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे सारे जो पिछले विचार है ना वो भी साथ में आ जाते हैं, और फिर वो यहाँ से वहां, इधर से उधर कुछ भी हम बोलते जाते हैं। और ये भी हो जाता है कि हम कुछ बोल जाते हैं और 2-3 घंटे बाद हमें लगता है अरे इतना बोलने की जरूरत ही नहीं थी यार, सामने वाले को बेकार में इतना कुछ बोल दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम ये ऐसे बोल जाते हैं उसके बाद वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है और वहां पे रिलेशनशिप्स कहीं पे क्रैक पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उस मोमेंट में अपने आप को, अपने इस इमोशन, एंगर वाले इमोशन को थोड़ा सा अगर शांत कर सको और फिर उसको डील कर सको, तो दैट विल बी इवन बेटर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई आपको हर्ट कर जाए और आपको एंगर आए तो वो गलत चीज है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। एंगर आना स्वाभाविक है, बट जब आप एंगर को एक्सप्रेस कर रहे हो उसको थोड़े सही तरीके से करने से आपका बहुत फायदा होगा। इसीलिए हम ये टेक्निक करते हैं जिसे हम रिवर्स काउंटिंग कहते हैं, 100 to 0 वाली काउंटिंग। अगर आपको लगता है कि इन नंबर्स से मेरा काम बहुत ही, ये तो बहुत ही आसान चीज है, तो अल्फाबेट से करिए। A to Z वाले अल्फाबेट से ना, तो Z से लेके A तक करिए उल्टा, ठीक है। इन सब का मकसद यही है कि हमारे दिमाग को हम एक एक्टिविटी देते हैं, और जब वो एक्टिविटी करने लगता है जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, तो हमारा ध्यान हमारे इमोशन से शिफ्ट हो जाता है और उस काउंटिंग पे लग जाता है। और उतना समय इज वेरी गुड कि हमारा जो फिजिकली हम एक्साइट हुए वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो अब जो रिसर्च कहता है कि हमें 90 सेकेंड लगते हैं, यानी कि 90 सेकेंड्स लगते हैं, जो हमारा जो इमोशन बहुत हाई हुआ है उसको थोड़ा सा फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा शांत करने के लिए। तो जब ये एक्टिविटी आप करते हो, इट विल टेक थोड़ा सा समय। तो जो 90 सेकेंड्स है यानी कि 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट तक अगर आप उसको होल्ड कर सको, तो उसके बाद जो आप बोलोगे ना वो गुस्से में नहीं बोलोगे, आप लॉजिकली बोलोगे। अगर सामने वाले ने आपको कुछ बोला है जिससे आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आप उसी बात को लेके उनको समझाओगे ठीक से कि ये ऐसे नहीं कहना था, मुझे इससे गुस्सा आया या मुझे बुरा लगा। तो एक बोलने का तरीके में भी एक पूरा शिफ्ट आ जाता है। दिस इज वन। सेकेंड जो हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक, इसको एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 5 चीजें जो आप देख सको, यानी कि आंखों से आपको जो सामने नजर आए, 5 ऐसी चीजें। तो अपना पूरा ध्यान, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस हम कहाँ ले जाते हैं, ऐसी 5 चीजों पे जो हम देख सके, और हम उनके बारीकियों पर ध्यान देते हैं, यानी कि डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो मुझे अगर सामने अगर कुर्सी दिख रही हो तो ये कितनी चौड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, इस पे क्या क्या रखा हुआ है, इसका रंग क्या है, इसका अगर वुड है तो ये किस प्रकार का वुड है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं उसका हर एक डिटेल में जा रही हूँ जब मैं 5 चीजों को देख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो देखने की सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि देखने की ये जो इंद्रियां हैं, बेसिकली हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो 5 चीजें जो मैं देखती हूँ। फिर है 4 चीजें जो मैं छू सकूं, यानी कि टच कर सकूं। तो मैं टच क्या क्या कर सकती हूँ, मैं अपना कपड़ा टच कर सकती हूँ, बेडशीट टच कर सकती हूँ, अगर सामने ग्लास पड़ा है तो ग्लास को टच कर सकती हूँ, अगर घर में पौधे हैं तो उसके पत्ते को टच। अगर ये ग्लास है तो ये ग्लास कैसा फील कर रहा है, ये कितना लंबा है, इस मतलब कितना चौड़ा है। तो इन जनरल हम जिन चीजों को छू सके और उसके टेक्सचर में डिटेल में जाए। फिर आता है 3 में हम करते हैं कानों का इस्तेमाल, यानी कि 3 ऐसी चीजें जो मुझे सुनाई दे रही हो। तो अगर अगल बगल में कोई दूसरे घर हो, वहां से किसी म्यूजिक का आवाज आ रहा है, अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उस गाड़ी का आवाज आ रहा है, कहीं पे कोई बर्तन गिर जाए तो उसकी आवाज। यानी कि हम अगेन यहाँ पे डिटेल्स में जाने की जब बात करते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, ये कितने दूर से आ रहा है, कितने अलग अलग साउंड्स है क्या इसमें, या ये एक ही साउंड है। तो डिटेल में जा रहे हैं हम दोबारा। फिर आता है 2 यानी कि हम नाक का इस्तेमाल करेंगे, ऑल्फैक्टरी का, यानी कि हम 2 ऐसे स्मेल्स को सूंघेंगे, स्मेल करेंगे। तो वो स्मेल, अगर किसी ने घर में तड़का दिया हो, अगर पुराना कोई किताब हो उसको खोलो तो उसके पेजेस में, पन्नों में एक अलग स्मेल होती है। तो स्मेल की जब बात हो तो स्मेल के अगेन हम डिटेल में जा रहे हैं, किस प्रकार की स्मेल है जो हम अभी फील कर पा रहे हैं। और जो लास्ट है यानी कि 1, दैट हैज टू डू विथ योर टंग, यानी कि मेरी जीभ पर इस वक्त किस प्रकार का टेस्ट मैं महसूस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। इस टेक्निक को हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक।
5 4 3 2 1। और इसको करने का एक ही मकसद है कि जब हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, जब हम एंग्री हो स्पेशली, तो हमारा जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा हमारे इमोशंस पे होता है। तो इमोशंस से हम ध्यान दोबारा शरीर पर ले आते हैं, तो हमें वो 90 सेकेंड्स वाला जो गैप है, 1.5 मिनट वाला गैप है, वो अच्छे से मिल जाता है, ताकि वहां से हमारा ध्यान पूरा कट जाए, हम शरीर पे ध्यान लेके आए, और फिर हम जाके जैसे ही हमारा शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा, आप अच्छे से बात कर पाओगे, अच्छे से डील कर पाओगे उस एंगर वाले रिएक्शन से। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, और इसे सिर्फ एंगर के लिए नहीं, इसको हम एंजाइटी के लिए भी करते हैं। यानी कि मुझे जब बहुत घबराहट हो रही है, या मुझे आगे का फ्यूचर का देख के अगर घबराहट हो रही हो, करंट सिचुएशन में जो माहौल है, जो न्यूज हम सुन रहे हैं आजकल, वो सारी ऐसी सिचुएशंस में स्वाभाविक है कि थोड़ा सा डर लगना, या एंजाइटी आना कि ये सिचुएशंस इतना खराब क्यों है, दुनिया इतनी खराब क्यों है, सब खराब ही हो रहा है। ऐसे में मुझे फियर, एंजाइटी आना कभी कभी स्वाभाविक है। और ऐसे में जब मुझे बहुत ज्यादा हो जाए कि मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ के बाहर जा रहा है सब कुछ, उस समय ये 5 4 3 2 1 बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, ये काम आती है। तो इसको सिर्फ एंगर के लिए नहीं, इसको आप एंजाइटी के लिए भी कर सकते हो, अगर किसी प्रकार की घबराहट हो रही हो। अगर जैसे आज विवेक ने हमें बोला था कि हमें थोड़ा घबराहट होता है ना जब हम जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो मैं कहूंगी अगर कीमो के लिए जा रहे हो, कीमो से जाने से पहले भी अगर बेड पे बैठे हो, अभी डर लगना शुरू हो रहा है, इमीडिएटली इस टेक्निक को करिए। ये सही में फायदे में आती है। अगर इसको आप करो तो पूरा आपका ध्यान जो है आपके इमोशंस से हटकर आपके शरीर पर आ जाता है, आपके लॉजिकल ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। सो दैट इज हाउ दिस टेक्निक वर्क्स। और मेरे ख्याल से हाँ, वी विल स्टिक टू दीज टू आज के लिए। तो 2 टेक्निक जो मैंने आपको आज बताई है, वन इज रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती करना, और सेकंड जो है ग्राउंडिंग टेक्निक। हाँ जी, मदन जी ने लिखा है ग्राउंडिंग टेक्निक, उन्होंने सिर्फ उतना ही लिखा है, तो मुझे नहीं पता उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए या क्या, बट हाँ, तो ग्राउंडिंग टेक्निक जिसे हम कहते हैं 5 4 3 2 1, 5 चीजें जो हमें देखनी है, 4 चीजें जिन्हें हम छू सके, 3 जो हम सुन सके, 2 जिसे हम स्मेल कर सके, और 1 जो हम टेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये 2 आपके लिए टेक्निक्स है, ये एक्सरसाइजेस है, इनको प्लीज करिए, क्योंकि हम दिन में एक बार तो हमें गुस्सा आता ही आता है। तो अगर मैं बोलूं मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, तो फिर तो आप बहुत ही अलग हो हमसे, बट गुस्सा आता है, मुझे भी आता है दिन में गुस्सा। तो जब गुस्सा आए इसको प्लीज करिए, तभी जाके इसका कुछ फायदा होगा और आपको पता चलेगा कि अच्छा ये काम करता है। तो सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, जैसे हमें आज विवेक ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि उसको करिए, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, तब जाके आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, क्योंकि इन सारी चीजों के रिजल्ट दिखते हैं। ये ऐसे ही मैं नहीं बताती हूँ आपको चीजें, ये सब काम करता है, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ऑन दैट नोट वसिया जी, आई थिंक वी कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम देम। हाँ जी मैम, आप में से जिसको भी जो सवाल है प्लीज अपना हाथ उठा दें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। चनेली जी, हाँ जी, पूछिए, आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो मैम, सुनाई जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं मुझको तो हर रोज गुस्सा आता था, लड़का को लेके, बड़ा वाला लड़का को लेके, लेकिन आपका जो लिखने का जो प्रोसेस मैंने शुरू किया ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3 दिन, मतलब वो लिखने का जो प्रोसेस रात में शुरू करते, उससे ना थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है जे वो गुस्सा करने से भी मुझको वो फर्क नहीं पड़ता है जी, तो जैसा जी जो करे। लेकिन मैं कभी कभी ना ऐसा लगता है जे ना उसको मार सकते ना बोल सकते जी। ऐसा सबका घर का अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन आज का जो मैंने सुना जो 0 से 100 जो 4 चीज का जो मैटर्स आपने बताया, शायद वही काम करेगा जी। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जो आप इवन राइटिंग वाली टेक्निक है ना, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि 3 दिन ही हुआ है, तो 3 दिन में एक्चुअली कुछ नहीं फर्क पड़ता। 3 दिन, काफी लोगों को 3 दिन लग ही जाते हैं लिखने को भी, कि पहले दिन बैठ गए, कुछ आ ही नहीं रहा है दिमाग में, बस एक हाथ सेंटेंस लिखा फिर बंद कर दिया किताब, तो 3 दिन तो
नहीं, मैं आपकी नहीं बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ काफी लोगों के लिए तो 3 दिन मैं कहूँगी जल्द है, तो इसको रोकिएगा नहीं। जो शुरू करा है ना अभी आपने, इसको कंटिन्यू जरूर करिएगा, क्योंकि एक समय आएगा जिसे हम कहते हैं ना कि 90 दिन का टाइम देना बहुत जरूरी पड़ता है, 3 महीने यानी कि, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम को बनने में काफी साल लगे है ना, अभी आपका बच्चा 3 दिन पहले तो नहीं पैदा हुआ है, बड़ा बच्चा होगा, यानी कि इतने सालों की वो चीजें हैं जो बनी है इस रिलेशनशिप में, वो अनबन जो लग रहा है वो काफी समय से चलता आ रहा है। तो इसको उल्टा करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को। और ये जो हमें बोलिए जी, तो ये जो लिखने वाली आपको एक्सरसाइज मैंने बताई है ना, इसको जरूर करिए, इसको कंटिन्यू करते रहिए रोज के बेसिस पे, और ना कि बस अपने बच्चे के साथ जो रिलेशन है उसके लिए, इन जनरल। जैसे मैं उदाहरण आपको देती रहती हूँ हमेशा, नहाने वाला एक्सरसाइज, हम रोज नहाते हैं, उस प्रकार से लिखने की जो एक एक्सरसाइज है ना, ये हमारे मन को साफ करने का एक प्रोसीजर है। इसको आप सिर्फ लिखने वाली हैबिट ना समझे, ये एक आपको मतलब मेंटल हाइजीन जो हम कहते हैं ना, साफ सुथरा रखना है मन को, ये उसके लिए दी गई एक टेक्निक है। दैट इज वन। सेकेंडली, जो आज वाली टेक्निक्स मैंने दिए हैं वो हम स्पेशली उस मोमेंट में करते हैं। जैसे अभी मुझे गुस्सा आया है तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अगर मैं बोलूं आपको जब गुस्सा आया लिखना शुरू करो, पॉसिबल ही नहीं है ना, मुझे इतना गुस्सा आएगा शायद मैं पेन तोड़ दूंगी, किताब फाड़ दूंगी। गुस्सा जब आता है तो हम यही करते हैं ना, हमें गुस्सा आता है, हमको तोड़ना फोड़ना होता है चीजों को उस वक्त, इसीलिए हम उस वक्त ये चीज नहीं करते लिखने वाली। बट उस मोमेंट में हम अगर क्या कर सकते हैं, तो वहां पे हम उल्टी गिनती कर सकते हैं। गिनना हमें 0 से 100 नहीं है, उल्टी गिनती है, यानी कि 100, 99, 98, 97 ऐसे करके 0 तक आना है। सीधी गिनती करोगे तो वो आपके दिमाग के लिए बहुत इजी चीज है कि वो हमें आता है करना, 1 2 3 4 फटाफट बोलेंगे। पर जो उल्टा गिनती है वो हम रोज नहीं करते हैं, इसीलिए उसको करने के लिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी पड़ता है हमारे ब्रेन को। और जब वो ध्यान देना वहां ध्यान देता है ना, तो ध्यान जो अभी तक एंगर पर था, गुस्से पे था, बेटे पर था, वो एकदम से शिफ्ट हो जाएगा, उधर नहीं रहेगा, और ध्यान काउंटिंग पे चला जाएगा। क्योंकि और मैं लिखने का एक टाइम लगा रखा है, रात को 8 बजे में मैं लिखूंगी, रात को 8 बजे 3 दिन लिखा है। लेकिन कल भी सुबह वो गुस्सा किया, लेकिन मुझको कोई ना फर्क पड़ता, मैं दूसरे घर में चुपचाप बैठे अपने सास पे ध्यान दे रही हूँ, उसका वेरी गुड, माथे में आया नहीं। वेरी गुड, ठीक है। तो सासू पे ध्यान देना भी एक ब्यूटीफुल टेक्निक है, वो भी एक प्रकार का इस मोमेंट में ध्यान देना ही है। सास को अगर हम ध्यान दे रहे हैं, यानी कि वापस हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान हम शरीर में ला रहे हैं। तो जो ग्राउंडिंग टेक्निक मैंने आपको बताई है 5 4 3 2 1, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर पर लेके आ रहे हैं। तो अगर आप ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना अगर आपको सही लग रहा है तो आप बेशक करिए, बट सबके लिए क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है, तो ये मैं बोलती हूँ काफी लोगों को, अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा है, जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है ब्रेथ पर, तो तब ये 5 4 3 2 1 काफी उन लोगों के लिए हैंडी आ जाता है कि चलो फटाफट देखना ही तो है, तो देखने को मैं लग जाती हूँ, इसकी कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर ब्रेथ वर्क वाला काम नहीं कर रहा है। हालांकि आप उन दोनों चीजों को साथ में कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मतलब पहले अपना ध्यान श्वास पे लाके फिर 5 4 3 2 1 अगर भी कर पाओ तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू चुनेली जी। मैम मुन्मी जी की क्वेश्चन है। मुन्मी जी अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मेरे हस्बैंड को ये बीमारी हुई थी, उसको अभी तो उसका मैम सॉरी मुझे ज्यादा हिंदी नहीं थी, हम लोग असमीज बोलते हैं। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी थोड़ी असमीज आजकल समझ में आने लग गई, आप बोलो। मैम उसको वो थोड़ा वो मुंह से फूला रहता है। हाँ। और ये जो मुंह में जो हमारी थूक आती है ना, उसका थूक नहीं है, थूक तो नहीं है, उसको जो मैंने उसकी क्या बोलते हैं, उसको कोई गीला सा चीज जो दांत होके निकलता है ना, वो निकलने में थोड़ा तकलीफ होता है। ओके। तो उसका रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी हमारा हो चुका है, 2 महीने का बीबोरा में कर चुके हैं हम। तो ये तकलीफ के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है उसकी। ओके, तो मेरे ख्याल हम से क्या कर सकते हैं?
हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। Yes. तो ये आपको प्रोबेबली जब डॉक्टर आएंगे तब आप उनको पूछ पाओगे। आप मुझसे सिर्फ मेंटल हेल्थ के रिलेटेड अगर कुछ हो तो उसके जवाब मैं आपको दे पाऊंगी। मेंटली तो वो फिट है, वो कोई बीमारी के कारण कोई कुछ सोचता ही नहीं है। फैंटास्टिक। तो जब हमारे पास जब डॉक्टर आते हैं ना संजीवनी के प्लेटफॉर्म पे, ये सवाल आपका लिख के रखिएगा अपने पास। जब वो आएंगे तब आप उनको फिर पूछ सकेंगे। फिर आप गौसिया जी को बता सकते हो यहाँ पर, वो फिर आपका ले सकते हैं। तो वो डॉक्टर कभी आएंगे ये कैसे जान सकते हैं हम? मैं मुन्मी जी, आपको पता चलेगा, आपको जब इनविटेशन आता है ना, हम जब लिंक शेयर करते हैं उसमें होता है लिखा हुआ कि कल हमारे साथ जो ऑन्कोलॉजिस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, और दूसरा आपके जो काउंसलर है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे जिस दिन डॉक्टर ज्वाइन होंगे। ठीक है? ये जो हम सवाल पूछ सकते हैं वो कौन सी डॉक्टर का है? तो ये डॉक्टर जो हमारे, हाँ जी मैम, जस्ट कौन सी डॉक्टर का पूछ सकते हैं? रूबी मैम। नहीं होंगे? नहीं मैम, मृदुल नहीं है। हाँ, तो आप उसको लिख के लीजिए और मृदुल राखिए, अगर उनके डॉक्टर से बात करा सकते हैं तो। हाँ जी मैम, क्या बोल रहा है जी? मुन्मी जी, मैम कह रही हैं कि आपके जो काउंसलर हैं हम उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे अगर वो आपको डॉक्टर से बात करवा दें डायरेक्ट अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे जब हमारे सेशन में आएंगे तब हम आपकी डॉक्टर से बात करवा देंगे। ठीक है? आप मुझे एक बार चैट पे लिख के डाल दीजिए कि आपका काउंसलर कौन है। ठीक है? या फिर आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए चैट पे। थैंक यू मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणा जी की तरफ से। राइट। करुणा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। रीमा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए रीमा जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, मेरी मान लीजिए से कभी गुस्सा आया, गुस्से में गाली देने का मन करता है, उसको क्या करेंगे हम? तो कभी बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, बार बार वही बात कोई रिपीट करता रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है। गुस्से में गाली देने का मन करे तो क्या कर सकते हैं? तो अभी तक क्या क्या किया मुझे बताइए। जो जो चीजें हमने आपको बताई अब तक करने के लिए, उसमें से आपने क्या क्या किया? तो मैं डायरी लिखती हूँ, रोज रात में 9:30 बजे डायरी लिखती हूँ, 9:30 बजे 10 बजे के बीच डायरी लिखती हूँ। और जैसे गुस्सा आता है तो वही 100, 99, 98, 97 ऐसे याद करती हूँ। और ये वाला भूल जाती हूँ जो आप बताई, उसको कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता कि उसको करना है, कैसे करना है। याद रहता है कि करना है लेकिन दिमाग में नहीं आता। ठीक है, तो क्या भाई सामने वाला गाली लिख सकते हैं तो क्या डायरी में लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? गाली लिखो, पेपर को जलाओ, पेपर को फ्लश करो, फेंक दो, चलेगा। जो बोलना है वो सारा कुछ पेपर पे लिखो, उस पेपर को फेंक दो। ये भी एक अच्छा तरीका रहता है कि जो आपको गाली गलौज भी करनी है ना, अगर पेपर पे लिखना है, लिख दो उस चीज को कि सामने वाले को बोल नहीं सकते। सामने वाला गाली दे रहा है तो गुस्सा आता है ना कि ये गाली दे रहा है, हमको भी कुछ मन करता है कि गाली दे। वो गाली दे रहा है सामने वाला तो गुस्सा आता है कि हम भी गाली दे दे कभी। लेकिन उससे नहीं सकते हैं, नहीं अच्छा लगता, हमको अच्छा नहीं लगता देना। ठीक है। और एक और भी चीज है, अगर वो गाली देगा फिर आप गाली दोगे, फिर वो गाली देगा और ये चलता रहेगा, तो यहाँ पे स्टॉप लगाना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। फिर वो गाली से फिर हाथों पर वो भी चलना शुरू हो जाता है, हाथ मारो ये करो वो सब। तो उससे बेहतर क्या है कि सामने वाला जो दे रहा है उसमें हमारे पास हमारा कंट्रोल है कि हमें जवाब देना है या नहीं देना है। तो अगर वो आपको कुछ दे रहा है, उस चीज को आपको स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है, क्या वो आपके हाथ में है ना? राइट। तो वो चीज हमारे कंट्रोल में है कि हम उसको ना बोलना है, जो हमको वो दे रहा है वो हमें नहीं चाहिए, ये हम कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम ये है कि मुझे बोलने का मन करता है पर मैं सारा अपने पास ही रख देती हूँ, मुझे भी गाली देने का मन कर रहा है तो मैं क्या करूँ उस वक्त? तब आपका जो रिवर्स काउंटिंग का जो है वो काम आता है, अगर आप ठीक से करो तो। दूसरा जो है, जो ग्राउंडिंग टेक्निक आप कह रहे हो कि तभी याद नहीं रहता,
उसके लिए एक इजी आपको मैं बताती हूँ कि अभी देखो, अभी आप हंस रहे हो, आप अच्छे मूड में हो ना, अभी बात कर रहे हो, जैसे अभी संजीवनी का सेशन खत्म हो जाएगा तो सब लोग अच्छे अच्छे मूड में होते हैं, राइट? तो जब आपका मूड अच्छा है ना, तो ऐसा बीत जाता है, राइट? अभी क्या करिए, ओके, क्या करिए, एक पेपर लीजिए, व्हाइट ब्लैंक पेपर लीजिए, उसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखिए 5 चीजें मुझे देखनी है, 4 चीजें मुझे छूनी है, 3 चीजें मुझे सुननी है, 2 चीजें मुझे सूंघनी है, 1 चीज मुझे टेस्ट करनी है। ऐसा बड़ा बड़ा लिखिए एक पेपर पर, और ये पेपर आप चाहे तो आपके अलमारी के ऊपर लगा दीजिए, दीवार पर लगा दीजिए, बाथरूम के दरवाजे पर लगा दीजिए। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि सामने वाला जब मुझे कुछ गाली दे रहा है या कुछ बोलता है, तो अभी क्योंकि हम सब लॉकडाउन में है, तो कोई गाली वाली देने वाला हमारे साथ ही होगा लॉकडाउन में, राइट? है ना? हाँ, तो ये तो आपको पता होगा ना कि अच्छा ये इंसान मुझे गाली देने ही वाला है आज के दिन में। तो जब वो गाली देगा तो मुझे पता होना चाहिए मुझे जाना कहाँ है। इतना तो हम कर सकते हैं। चलो मैं मानती हूँ कि 5 4 3 2 1 मुझे उस वक्त नहीं याद आता जब मुझे गुस्सा आता है, पर मुझे ये याद आ जाएगा कि मुझे अलमारी के पास जाना है जब मुझे गुस्सा आता है। तो अलमारी के अंदर चाहे तो दरवाजे के पीछे इस पेपर को आप चिपकाइए। मैं मतलब ये चीज आपको काम आएगी। जब गुस्सा आएगा तब आपको सिर्फ इतना करना है, अलमारी के पास जाना है, अलमारी खोलिए, आपको सारा कुछ याद आएगा, आप देखकर उस चीज को करिए, नो प्रॉब्लम, पर उसको करिए। जब आप करोगे तभी उसका कुछ फायदा होगा, है ना? डेली 2 घंटा के लिए मैं बहुत इंतजार करती हूँ, बहुत खुशी, सुबह जल्दी जल्दी उठ के काम करके फैंटास्टिक। पर अच्छा लगता है क्लास लेना कि क्या बताएं। सही बात है। धन्यवाद देती, थैंक यू करती सब मैडम को, आपको, सभी को। राइट, पर आप जब तक उसको करोगे नहीं तब तक वो धन्यवाद पूरा नहीं होगा, तो इसको करिए प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू मैडम, वेलकम। थैंक यू रीमा जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता जी की तरफ से। हर्षिता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है जी। मैडम, मेरे को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ऑपरेशन के बाद कुछ ज्यादा आने लगे। मैं अपने आप से बहुत परेशान इस चीज से, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। ओके, क्या और करना अभी तक क्या क्या किया ये बताइए। अभी तो ये दूध दही वाला खाने पीने का पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपने क्या क्या किया अभी तक? आपने शांभवी मैम के 2 सेट अभी अटेंड किए ना हर्षिता? हाँ मैम, तो अभी मैं लिख रही हूँ डायरी भी, और समझ लो डायरी में लिखती हूँ, थोड़ी 1-2 लाइन जो भी मेरे दिमाग में आती है वो मैं लिखती हूँ। ओके, और रोज लिखते हो, कभी कभी लिखते हो? नहीं, रोज। रोज पक्का? हाँ, 3-4 दिन ही तो हुए अभी सेक्शन पे, ज्यादा तो हुए नहीं, 4 दिन ही हुए, सिर्फ 4-5। ओके, तो 4 दिन से रोज लिख रहे हो? हाँ, बस मेरे को मेरा गुस्सा कम करना, मैं खुद दुखी हूँ अपने गुस्से से। घर वाले तो है, पर मैं खुद ज्यादा हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं करूँ, फिर भी बच्चे लोग या घर में ऐसी बात हो तो आ ही जाता है। जी, ओके, क्योंकि 4 ही दिन हुए हैं तो अभी पूछना मेरे लिए वो सही भी नहीं रहेगा कितना फर्क पड़ा, बट इसको अब करते रहोगे तब जाके फर्क जरूर आएगा। तो जैसे कि आज जो चीजें आपने सीखी ना, जो गुस्से के लिए स्पेशली मैंने आपको दी है, वो तो आप कर सकते हो। रिवर्स काउंटिंग हो गया या ग्राउंडिंग टेक्निक हो गई, आप कर सकते हो ना। तो इसको यहाँ से आगे अभी करना शुरू बर्तन फेंकने लगती हूँ। जी, नहीं, मैं समझ पाती हूँ। और स्पेशली ये जो टेक्निक्स बताते हैं, हम दूसरों के ऊपर गुस्सा आने से पहले जो खुद पे गुस्सा आता है ना, उसके लिए काम करना बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि 10 में से 5 बार हमें खुद पे गुस्सा आ रहा है। ऑपरेशन के बाद ज्यादा आ रहा है, पहले था। पहले था गुस्सा, लेकिन इतना नहीं था, अब कुछ डबल हो गया है। अब मैं अपने आप से जैसे दुखी हो गई तो गुस्से में निकालती हूँ, खा नहीं सकती हूँ, पी नहीं सकती हूँ, काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैं वो, एक तो बच्चे परेशान, एक अपने से परेशान, तो मैं सारा गुस्सा उन पे निकालती हूँ। हालांकि उनका कसूर नहीं है किसी का भी, पर मेरे को कहीं तो आ ही जाता है गुस्सा। मैं क्या कितना कंट्रोल करती हूँ, नहीं होता है।
राइट। तो जो टेक्निक्स आज आपको आज आपको बताई गई है उस पे आप काम करना शुरू करिए अपने ऊपर। जैसे आप कह रहे हो कि उनकी क्या गलती है, तो आपकी भी कोई गलती नहीं है, बट यहाँ से आगे जब है आपकी जो भी हेल्थ है उसका कंट्रोल आप जरूर ले सकते हो ना। फिर वो खाना पीना हो, आपके विचार हो, इस पे अभी से आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। यस। तो अभी से अपनी तबीयत का कंट्रोल लेना शुरू करिए। जो पहले बीत चुका है उसके लिए हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर आगे क्या आने वाला है उसको हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। पहले से तो फायदा है मेरे को, बस ये खाने पीने की प्रॉब्लम है, बाकी में पहले से तो बहुत शरीर भी थोड़ा सही हो गया, थोड़ा फायदा है। जी 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 जी। तो एंगर के लिए जो हमने आज बताया उसको करना पहले शुरू करिए, और फिर मुझे 2-3 महीने बाद बताइए अगर उसने काम नहीं किया उन चीजों में, पर इसको 3 मंथ्स करना जरूरी है, 90 दिन। अच्छा, 90 दिन करें कम से कम, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, वेलकम जी। अर्शिता जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाली बस्कर जी की तरफ से। प्रणाली बस्कर जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। प्रणाली जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। तो मैम हेलो मैम, मुझे ना ऐसा गुस्सा तो नहीं आता है, बट इमोशनल बहुत होती हूँ। मीन्स थोड़े थोड़े बात में रोने आता है। प्रणाली जी आपका नेटवर्क हाँ जी। तो जब हम कहते हैं हमें छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है, इसी का मतलब ये है कि काफी सारी ऐसे किस्से हैं बचपन से लेके अभी तक के, जिसको जब हमें हर्ट हुए हैं, हमें रोना आया है पर वो आंसू निकाले नहीं है, वो भर 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 के इतना रख दिया है अभी कि वो जो जार है ना आपका, वो इतना भर गया कि अभी और आंसू कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हर छोटी छोटी बात पे वो ओवरफ्लो कर जाता है। तो अभी जब मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पिछले जो चीजें हैं जिसको रखा है उसको साफ करना शुरू करिए, उस पूरे जार को ना क्लीनिंग करो, अच्छे से क्लीनिंग करना जरूरी है। और उसके लिए जो टेक्निक्स हम बता रहे हैं उसको करिए। मतलब जितने क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग ना शुरू करो पहले तो। जब तक आप वो चीज शुरू नहीं करोगे तब तक आपको उसका अनुभव कैसे आएगा, और अनुभव आएगा उसको धीरे धीरे आएगा। थोड़ा सा पेशेंट रहिए अपने साथ, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। और जब लगे ना कि अरे 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, मैं लिख रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमेशा अपने आप को ये बात याद दिलाइए, इस प्रॉब्लम को यहाँ तक आने में आपने जितना समय दिया है, 10 साल 20 साल 30 साल, अगर 30 साल दिए एक प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनने के लिए, तो एटलीस्ट 3 महीने दे दीजिए। सिर्फ 3 महीने की बात कर रही हूँ मैं, 3 महीने अपने आप के लिए दीजिए, तब जाके कुछ फर्क आपको नजर आना शुरू होगा। पर एक बार वो फर्क आपको दिखना शुरू होगा ना, तो वो जो फीलिंग है ना, वो इतनी सुंदर फीलिंग है कि आपको ही पता चलेगा कि जो ये बेड़ियां आपने खुद डाल रखी है ना अपने अगल बगल में, वो आप खुद ही वो सुलझाने शुरू कर दोगे। और वो फीलिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। अपने ही दिमाग के, वो ब्रेन नहीं, माइंड बोलूंगी, माइंड का जो केज है ना, उसमें से अपने आप को फ्री करना बहुत ही सुंदर फीलिंग है। थैंक यू प्रणाली जी। और एक वो कॉन्फिडेंस लो होता है, मींस कुछ करना होता तो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कर सकती हूँ। मैम इनका सवाल ये है कि इनका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता, इनको शायद इनका सवाल ये है कि इनको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, ये इनको ऐसे भरोसा नहीं होता कि ये कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो अगर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कॉन्फिडेंस आपको हमेशा से प्रॉब्लम रही है, 1। सेकेंड, अगर हमेशा से नहीं रही है तो ये कब डेवलप हुई है, क्या ये ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के बाद हुई है, तो फिर हमें देखना ये ट्रीटमेंट के बाद। एब्सोल्युटली। सो अगर ट्रीटमेंट के बाद हुई है तो पहले आपको ये इन्वेस्टिगेट खुद के बारे में करना जरूरी है कि मैं अपने बारे में कैसा सोचती हूँ। क्योंकि जब हमारे तरफ जो हमारा देखने का नजरिया है वो जब चेंज हो जाता है, तब हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है।
तो अगर मुझे लगता है कि शायद मेरी एबिलिटीज कम हो गई है, शायद मैं वैसी दिखती नहीं हूँ जैसे पहले दिखती थी, शायद मैं उतने स्ट्रेंथ से काम नहीं कर पाती हूँ, तो पहले उसको चेक करिए कि मैं क्या सोच रही हूँ अपने बारे में। और जो आप सोचोगे बस वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके इंटरैक्शन में दूसरे लोगों के साथ। तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरों का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, शायद वो ये चीज नोटिस भी नहीं कर रहे हो जो हम, यानी कि मैं अलग दिख रही हूँ, मैं उतना, मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है, वो शायद सामने वाला वैसा सोच भी नहीं रहा होता है। बट हम क्यों इसमें सोच रहे हैं, हमें क्यों कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है? क्योंकि ये मैंने ही सोचा है अपने बारे में। तो पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो वहां से फिर आगे काम शुरू होता है। तो जब हम लिखते हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, तो सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक है, जब आपको पहले कॉन्फिडेंट लगता था अपने चीजों को लेके, उन चीजों की लिस्ट बनाइए कि ये चीज करते वक्त मुझे कॉन्फिडेंस लगता था। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, किसी की हेल्प करना, किसी को जाके मदद करना, क्या मैं अच्छे से काम पे जाती थी, वहां पे कोई एक चीज हो, जैसे कुछ लोगों के लिए होता है प्रेजेंटेशन बनाना, वो उनका एक खूबी रहता है। तो आपकी खूबियां क्या रही? क्या आप अच्छा खाना बना सकते थे? क्या आप अच्छे से गार्डनिंग करते हो? तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। बट आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें थी जो करने से आपको कॉन्फिडेंट लगता था, आत्मविश्वास आपको आता था वो चीज करने को, उसको याद करिए और उसकी एक लिस्ट बनाइए और रोज धीरे धीरे इन चीजों को दोबारा करना शुरू करिए। कि जब हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है ना, तो हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं जो हम पहले हम जो अच्छा करते थे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हर नेटवर्क हैज गॉन। गौसिया जी नहीं मैम, है। ओके, थैंक यू प्रणाली। अच्छा जी जी, थैंक यू प्रणाली जी। मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणा जी की तरफ से। करुणा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। गौसिया। हाँ मैम। हेलो मैम। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू प्रणाली। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ करुणा जी, यस मैम प्लीज। प्रणाली, आपने ये बैच अभी 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया है? सॉरी मैम? एक बैच 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया है ना सेशंस? यस यस, है ना? तो जो शांभवी मैम ने बताया, एक तो उसको करते को लगातार करते रहिए और जो भी हो रहे हैं सबको फॉलो करिए। तो जो ये आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली जब ट्रीटमेंट होता है तो ड्रग्स पर भी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमको एक फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग एक्चुअली लगने लगता है। और ये सबके साथ होता है क्योंकि खुद से बचपन के दौर से गुजरी हूँ, तो ये बड़ी नेचुरल सी। तो अपने पर एक तो थोड़ा काइंड रहिए कि इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेम्पररी चीज है। जैसे और प्रॉब्लम्स टेम्पररी होती हैं और वापस आ जाती, तो आपका कॉन्फिडेंस भी पक्का वापस आ ही जाएगा। और साथ में आप अगर ये फॉलो करते रहेंगे जैसे कि मैं कर रही है और बाकी सेशंस में भी बताया जाएगा, तो और ज्यादा निखर के बाहर आ जाएंगे। मतलब अगर आपका पहले ना था और तो सारे अटेंड करके फॉलो करके आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा। तो इस चीज के ऊपर फेद रखिए और हम लोग के साथ में काम करते। थैंक यू। ओके, हाँ हाँ। और आप बहुत अच्छी है, स्माइल करते रहिए और इंटरैक्ट कर, क्वेश्चंस पूछते रहिए। अब गौसिया आप ले लीजिए। जी मैम। जी मैम। गताला की बात करनी है शाम मैम से। हाँ जी मैम। करुणा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी प्लीज। मैम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बंगाली हूँ, मेरा हिंदी
अच्छा नहीं है, तो फिर कोई भी बात नहीं। कोशिश। हाँ, आप जिस भी लैंग्वेज में मैम कंफर्टेबल हो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है मैम, मैंने स्वभाव में बहुत लेजी हूँ, मतलब बहुत लेजी हूँ, आलसी हूँ। तो इसके दौरान मेरा वो जो काम करना होता है वो काम जमा हो जाता है, और जमा होकर होकर इतना हो जाता है, वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो अपने आप पे ही गुस्सा आता है। तो आप इस चीज को कैसे ओवरकम करो? ओके, तो आप मतलब ये हाँ स्वभाव हाँ है, तो मैं अपने राइट, आप तो पे ही गुस्सा होता हूँ। वैसे भी मेरा ये एंग्रीनेस ज्यादा नहीं है, पर हाँ वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो इमोशनली मतलब मैं डिप्रेस्ड और डर जाता हूँ। तो इसको कैसे राइट ओवरकम? राइट, तो जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो ना, उसे हम हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। यानी कि हम उसको इतना आगे 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 करते जाते हैं जब तक हम उसको कर सकते हैं, और फिर वो टाइम आ जाता है कि जब अभी और टाइम नहीं हाथ में, अभी जैसे असाइनमेंट पे काम हाँ, वो करना आउट है ऑफ उसको, कंट्रोल हो जाता है। हाँ तब तक खींच लिया जब तक डेट अभी कल की है हाँ, सबमिशन, तो टाल आज जाते मैं हैं। बैठ जाता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है कि इतने दिन क्यों नहीं किया मैंने। ये होता है, ये काफी लोगों के साथ होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो एक्टिविटीज होंगे ना जिसको हम आगे 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 कर जाते हैं, वो जनरली हमारे बहुत इंटरेस्ट की नहीं होती है। दैट इज द बॉटम लाइन। क्योंकि हमें वो इतना इंटरेस्टिंग काम नहीं लगता, इसीलिए हम उसको आगे करते हैं। उसके कंपैरिजन में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, उसको हम फटाफट करते हैं, पर वो चीज को हम आगे आगे करते हैं। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वन, स्टार्ट मेकिंग अपना एक टाइम टेबल। जैसे हम स्कूल में जाते थे, टाइम टेबल होता था, टाइम टेबल होता था ना स्कूल में। तो कैसे होता था? 8 से 9 का एक पीरियड है, 9 से 10 का एक पीरियड है, ऐसे होता था ना टाइम टेबल आपका एक। सेम तरीके से टाइम टेबल बनाना जरूरी है। और स्पेशली ये चीज मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोल रही हूँ, फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की या लॉकडाउन जो चल रहा है, उसमें ये करना और भी ज्यादा जरूरी हो रहा है। क्योंकि हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है हाथ में, और फिर हम पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, थोड़ी देर बाद करता हूँ, थोड़ी देर बाद करती हूँ, और फिर दिन खत्म हो जाता है ऐसे करते करते। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक रूटीन सेट करिए अपना। सुबह मैं कितने बजे उठूंगा, वहां से लेके मैं कितने बजे सोऊंगा, उसका हर एक का एक एक टाइम स्लॉट रखिए। जब आप टाइम स्लॉट बनाओगे, उस टाइम स्लॉट में जो काम आपने करना है आज के दिन में, वो अपने आप को असाइन करिए कि अच्छा मुझे इतने से इतने बजे ये काम करना है। ये टाइम टेबल बना के, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख के पेपर को अपने वॉल पर स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए। जब आप उसको दोबारा दोबारा देखोगे ना, वो खुद से ही वो फीलिंग आ जाएगी, अरे ये काम बाकी है, ये तो करना है मुझे। और ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझ में भी है ये थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, कुछ करना है पर उसको जितना हो सकता है उसको मैं आगे 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 करती हूँ। इसीलिए ये मैंने खुद के लिए शुरू किया। मैंने एक अच्छे से पेपर पे अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, मुझे पता होता है कितने बजे करना है। और जब हो जाए ना वो काम, तो उसको मैं टिक भी मारती हूँ उधर। जब टिक मारते हैं ना, वो एक प्रकार से बहुत एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है अपने आप को। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रूटीन प्लीज और प्लीज सेट करिए अपने आप के लिए। सिर्फ ये आपके लिए नहीं, आपके सवाल के लिए नहीं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, प्लीज अपने लिए एक रूटीन बनाइए, क्योंकि अभी के टाइम में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, अपने लिए एक रूटीन बनाना। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट? अच्छा मैम, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्टेड मैम। ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैंने रूटीन सेट किया है, बट मतलब उसमें मैं ज्यादा देर फोकस नहीं हो पाया, तो वो रूटीन ब्रेक हो जाता है। फिर जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे ही, जब मैंने पिछले जैसे मतलब वो रूटीन में कैसे ओके, रूटीन नहीं फॉलो करने से आपके क्या फायदे हो रहे हैं? रूटीन नहीं फॉलो करने से, हाँ मैम, रूटीन नहीं फॉलो करने से क्या फायदा हो रहा है? फायदा कुछ नहीं हो रहा है, वो काम और जमा हो रहा है और अपने आप राइट। तो जब तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है। जो चीज आपको अभी, जैसे आपने ये बोला मुझे, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब आपको भी पता है इसका कोई फायदा हो नहीं रहा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मैसेज है ये हम हमारे लेफ्ट वाले ब्रेन को दे। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना, वो आपका लॉजिकल ब्रेन है, इसको लॉजिक देना बहुत जरूरी है। तो जब हम नहीं करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कि हमें फीलिंग नहीं आ रहा है, हमें बोर्डम हो रहा है। दैट इज योर राइट ब्रेन इज एक्टिव। जो इमोशंस है वो आपके राइट ब्रेन में है। तो जब बोर होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इमोशन से उसको लॉजिक दिया जाए।
तो लॉजिक में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि राइट से लेफ्ट हेमिस्फीयर में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर लीजिए और लिखना शुरू करिए कि ये रूटीन मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या क्या फायदा हो रहा है। उस पेपर को 2 हिस्से करिए, एक साइड में लिखिए इसका क्या फायदा हो रहा है और दूसरे साइड में लिखिए इसके क्या नुकसान हो रहे हैं। द मोमेंट यू राइट इट ना, ये चीज ऐसे आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि आपके बिहेवियर में चेंज आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिकल ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसलिए ये एक मैं दोबारा ये चीज बताऊंगी, मैं लिखने की हैबिट्स आपको इसीलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपका जो राइट टू लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर का काम है, ये उसके लिए दिया जा रहा है आपको, राइटिंग वाली एक्सरसाइजेस। थैंक यू। या तो इसको पहले इसको करिए। 1, प्रिपेयरिंग योर रूटीन, एंड 2, एवरी टाइम यू डू नॉट डू इट, उसको लिखिए पेपर पे, उसको 2 हिस्सों में डालिए कि इसको करने से मेरे क्या फायदे हैं, इसको नहीं करने से मेरे क्या नुकसान है। ओके Okay, ma'am, I have another question. Hello? 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 हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग आता है, साथ साथ में पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत ज्यादा आती है, तो मैं बहुत कंफ्यूजन में भुगती हूँ, इसलिए मेरा दोस्त मुझे चिढ़ाता है, बहुत एंगर होता है। ओके, तो द प्रॉब्लम कहाँ है, नेगेटिव ज्यादा आता है या पॉजिटिव ज्यादा आता है? दोनों ही ज्यादा आता है, नेगेटिव बहुत ज्यादा आता है। ओके, तो पॉजिटिव थॉट आने का मुझे लगता है उसका तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना, या उसका भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा आ रहा है? ठीक है, तो हम कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा राइट। जहां तक नेगेटिव थॉट्स की जो बात है, जैसे मैं पहले भी बोलती आ रही हूँ, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे पिछले जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के, बचपन से लेके अभी तक के, उसमें उसका रूट रहता है अक्सर, और इसीलिए वो हमारा एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है, यानी कि हमारा उस तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुभव ऐसे रहे हैं, और उस पे काम करने के लिए, उसको अनवाइंड करने के लिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जर्नलिंग, लिखना। तो लिखने की हैबिट प्लीज प्लीज डालिए, क्योंकि हमारा पहला सेशन 4 दिन पहले ही हुआ है, इसीलिए शायद इट इज टू अर्ली टू सी उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी बदलाव आ रहा है। बट आई एम श्योर, जैसे आज विवेक ने हमसे बात की, ऐसे हम जैसे आप और सेशन सुनोगे, काफी सारे हमारे प्रीवियस जो लिसनर्स रहे हैं वो अपने अनुभव शेयर करेंगे, जिससे आपको पता चलता है कि जो कर रहे हैं उन लोगों में काफी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो इसको सिर्फ 4 दिन के अनुभव से मत जज करिए, इसको करते रहिए। जो राइटिंग की एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ उसको प्लीज शुरू रखिए, तो आपके जो ये विचार है जो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो सारे फिर यहाँ पे टेप के तरह नहीं चलते रहेंगे, वो बाहर निकलेंगे दिमाग से। जब पेपर पे बाहर निकलेंगे, यानी कि वो टेप रिकॉर्डर धीरे धीरे बंद पड़ना शुरू हो जाएगा ना, कैसेट का रील खत्म हो जाएगा जब आप उसको बाहर निकालोगे। दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। थैंक यू करुणा जी। वीडियो इज स्टक जी। तब तक गौसिया करुणा को ले। हाँ मैम, वो करुणा, मैम वो करुणा ही थी, करुणा के आई डोंट नो, लाइक उन्होंने ही अपने ट्रांसफर किया था। मैम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, इनायत जी को पूछना है। इनायत जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। इनायत का गुस्सा कुछ कम हुआ या नहीं हुआ आपका? इनायत? यस मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका गुस्सा कुछ कम हो गया? नो मैम, मुझे डेली गुस्सा आता है। फिर तो शाम्भवी मैम से दोबारा बात करो, पूछो। जी इनायत बोलो। मैम आप बोले थे ना बैक काउंटिंग करने। हाँ, वो मेरे लिए बहुत ही इजी है। ओके फिर A to Z? A to Z किया, अल्फाबेट्स किए Z से लेके A तक? नो मैम। हाँ, फिर वो मैंने ऑप्शन दिया था, क्योंकि मैंने इसलिए ये एग्जांपल दिया था क्योंकि जो बैकवर्ड काउंटिंग है ना, ये मेरे लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि मैं बचपन से करती आ रही हूँ 199। मुझे कभी भी रात को उठा के भी बोलोगे मैं फटाफट करती हूँ उल्टा गिनती।
इसीलिए ये आइडिया मैंने दिया था A to Z वाला करने, क्योंकि Z से लेके A तक हमने कभी नहीं किया होता। दैट इज वन। ठीक है, चलो एक और एक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। घर में आपके न्यूज़पेपर्स है? नो मैम। अच्छा, हाँ, न्यूज़पेपर नहीं है। रफ पेपर्स है? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो जब आपको गुस्सा आएगा तो उसमें से एक रफ पेपर उठाना, ठीक है? पेन या पेंसिल होगी ना घर में, तो वो पेन या पेंसिल से उस रफ पेपर पर ना सिर्फ स्क्रिबलिंग करना है। स्क्रिबलिंग पता है कैसे करते हैं? ऐसे करके। यस। पता है स्क्रिबलिंग कैसे करते हैं? बस उस पे ऐसे ऐसे करना है। जितना गुस्सा आ रहा है ना वो सारा वो पेपर करते हुए फटेगा तो भी चलेगा, पर जितना गुस्सा आ रहा है ना उसको सिर्फ स्क्रिबल करो। स्क्रिबल लिखना कुछ नहीं है, बस स्क्रिबलिंग करना है। स्क्रिबलिंग करना है, पूरा स्क्रिबल 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 करो। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, बस इतना ही करना था मुझे स्क्रिबल। उस पेपर को पूरा ऐसे गोल मोल करो, उसको पूरा क्रम्बल करो उस पेपर को, और उस पेपर को क्रम्बल करके जाओ और अपना डस्टबिन खोलो और डस्टबिन में फेंको। करोगे? यस मैम। यस। क्या क्या करना है मैम? ये ना बिल्कुल ठीक रहता है। इसकी छोटी बहन है ना, इसको भाई बोलती ना, समर समर कहती है, तो बस इतना गुस्सा उठ जाता है इसको, बस सारा से उठा उठा के फेंकना शुरू कर देता है। ऐसे ठीक रहता है, बस बहन जहाँ बोलेगी इसका नाम लेगी ना, बस गुस्सा चढ़ जाता है। ओके, तो बहन जब जो बोलती है, जब गुस्सा आता है, तब आप ये करोगे ना जो मैंने आपको बताया? यस मैम। क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना अपने ऊपर। गुस्सा कि क्या होगा, अभी हम कितना बात करते हैं, गुस्से से कुछ फायदा होता है क्या? आपको अच्छा लगता है जब गुस्सा आता है? नो आप मैम, बताओ। बिल्कुल नहीं। नहीं आता ना। हाँ, फिर जब किसी का फायदा ही नहीं हो रहा है तो उसको क्यों रखना है? अगर गुस्से हो रहा होता, बहुत मजा आता है गुस्सा आके, फिर तो हम रोज ही उसको रखेंगे अपने अंदर। फिर मजा नहीं आ रहा है ना उसका, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, गंदा फीलिंग आता है बहुत। तो इसलिए उसको निकालना बहुत जरूरी है। और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये करना, स्क्रिबलिंग वाला करना। ठीक है, क्या करोगे बताओ मुझे, आप कैसे करोगे स्टेप वाइज? यस मैम। बताओ कैसे करोगे? एक रफ पेपर लेंगे, हाँ, पेंसिल लेंगे, ऐसे। हाँ, और जितने जोर से कर सको ना, जितना गुस्सा आ रहा है वो सारा उस पेपर पे स्क्रिबल करना। ठीक है, और जब पूरा वो हो जाए कंप्लीट होके कि अब भी लग रहा है कि हाँ थोड़ा मेरा गुस्सा शांत हो रहा है अभी, तब उस पेपर को पूरा तोड़ मरोड़ लो, एकदम पूरा क्रम्बल अप करो, और जाओ और डस्टबिन खोलो और डस्टबिन में देखो उसको फेंकते हुए। ओके? यस मैम। हाँ, और ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? यानी कि जो पहले बोला है वो भी आपको करना है। यानी कि अगर नंबरिंग इजी है तो आपको Z से लेके A तक की उल्टा वाला जो है रिवर्स अल्फाबेट्स भी आपको करने हैं, और उसके साथ ये मैंने आपको दिया है। यानी कि ये नहीं है कि काउंटिंग नहीं करनी है, हमने वो भी करना है, और उसके साथ में आपको मैंने एक और टेक्निक बताई है। ठीक है? ओके मैम। ओके नायत। थैंक यू सो मच इनायत। तुम्हारी बहन कहाँ गई यार इनायत? छत पे। बेड पे ज्यादा मत किया करो, बहुत स्वीट है वो। मैम वो ना झगड़ा इसलिए करती है ना, ये चिढ़ाता बहुत है। इसको इंग्लिश आती है, उसको नहीं आती है, तो इसी वजह से वो बोलती है इसको आधी प्रॉब्लम पढ़ाने के लिए, तो ये उसको पनिशमेंट ज्यादा दे देता है। उसी से वो गुस्सा से ना इसको चिढ़ा देती है समर बोल के। उसके बाद तो फिर क्या, घर का जो भी सामान मिलेगा ना उठा उठा के फेंकना शुरू कर देता है। इनायत उसको प्यार से खाना शुरू करो, हमेशा याद रखेगी कि मेरे भैया ने मेरे को सिखाओगे क्या? यस मैम। है ना? प्यार से गुस्सा होगी फिर जिंदगी भर क्या बात करती रहेगी कि मेरे भैया ने पता है इंग्लिश सिखाई थी। सिखाओगी? यस मैम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऑल राइट। Thank you, Inayat. Thank you so much, Shambhavi ma'am, for the wonderful session. Thank you so much. Thank you, Vasya ji.
अरे मैम जी मत बोलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? रूबी मैम? नहीं, आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन और काफी सारे यंग लोग हैं शांभवी इस बार इस बैच में। सो आई होप कि जब तक बैच खत्म हो हम लोग इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। तो आप लोग सब that's right. Let me just make a correction there. Yes. Just because आपने कहा कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके, मैं यहाँ पे करेक्शन लाऊंगी, हम नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे आपके प्रॉब्लम्स। हम आपको सिर्फ टूल्स दे रहे हैं, आपको सॉर्ट आउट खुद करना है। हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इस्तेमाल आप ही नहीं करना और सिर्फ आप ही उसको चेंज कर सकते हो। Absolutely, absolutely, बिल्कुल, so very well. काम खुद से ही करना है। हमने सेशन भी यही बात करके शुरू किया था कि इंजेक्शन नहीं है जो जबरदस्ती दिया जा सकता है। प्यार के साथ अपने ऊपर काम करना है, अपना दोस्त बन के काम करना है, दुश्मनी नहीं निकालनी है खुद से। All right, so we'll meet tomorrow. Thank you so much, Shambhavi. Welcome, welcome. Thank you so much, Shambhavi ma'am. Thank you so much, Ruby ma'am. Thank you so much for the wonderful session. जैसे कि मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीजें सॉल्व नहीं होती। प्रैक्टिस करिए। और जैसे कि चक दे इंडिया में शाहरुख ने कहा था कि आपके पास 90 मिनट है, तो शांभवी मैम कह रही हैं आप अपने आप को 90 दिन दीजिए। तो प्लीज वो 90 दिन दीजिए खुद को, और 90 दिन में अपने आप में बदलाव देखिए। और हम तो है ही, लेकिन बदलाव लाने के लिए आपको खुद से काम करना होगा। तो कल मैं फिर मिलूंगी 11:15 पे, आप सबके को बहुत कुछ सिखाने के लिए, आप सबसे बहुत कुछ सीखने के लिए। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए। याद रखिए, आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।